1:55 बजे पहला, 3:30 बजे दूसरा और करीब 5 बजे तीसरा गुंबद तोड़ दिया गया। कल्याण सिंह सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इस तरह कहें तो 500 वर्षों तक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक जन्मभूमि का यह स्थान अब जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक भव्य राम मंदिर की पूर्णाहुति होगी और काल का वह चक्र पूरा होगा। नमस्कार, मन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। आज बात फिर राम जन्मभूमि मामले की। इससे पहले की कड़ी में 60 के दशक तक के घटनाक्रमों की जानकारी दी जा चुकी है। आज इसके बाद के घटनाक्रमों को जानते हैं। चीन पाकिस्तान के युद्ध, आपातकाल, असम, पंजाब आदि समस्याओं के कारण मामला अदालती गति से अदालतों में ही चलता रहा और इस बीच कोई उल्लेखनीय घटनाक्रम इस संबंध में नहीं हुआ। पर 80 ईस्वी में जनता पार्टी की विघटन और सरकार के पतन के बाद पुनः इंदिरा गांधी सत्तासीन हुई। जनता पार्टी का जनसंघ धरा दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर विघटित हुआ और एक अलग दल भारतीय जनता पार्टी नाम से बना, जो लगातार पहले से ही सरकारों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाता रहा था। अप्रैल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई नेता शामिल हुए। इसमें राम मंदिर निर्माण के लिए जन जागरण के वास्ते सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। इसी बीच 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और यात्रा को स्थगित कर दिया गया। 41 वर्ष के राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बने। उनके शासनकाल में 1986 में एक घटना हुआ। एक तलाकशुदा महिला शाहबानो अपने गुजारा भत्ता के मामले पर अदालत गई और अदालतों से गुजरते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानों के पक्ष में फैसला दिया। मुस्लिम संगठनों ने इसे अपने शरीयत कानून में हस्तक्षेप कहकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। राजीव गांधी की सरकार ने संसद से कानून बनाकर न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया और इससे हिंदू संगठनों ने इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। कहते हैं इसी वर्ष इसी तुष्टीकरण के आरोप की काट के लिए एक आवेदन सरकार की सह पर फैजाबाद कोर्ट में राम मंदिर का ताला खोलने को लेकर दिया गया और उसी दिन कोर्ट ने इसे स्वीकार कर ताला खोलने का आदेश दे दिया। तब कांग्रेस द्वारा अपने ऊपर लगे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों के जवाब में यह प्रचारित किया गया कि सरकार हिंदुओं का भी हित साधने को तत्पर है। मुस्लिम संगठन अब इस फैसले से नाराज हो गए, यानी ताला खोलने के फैसले से, और 6 फरवरी 1986 को लखनऊ में कुछ मुस्लिम नेताओं ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नाम से एक संगठन बनाकर सरकार के फैसले पर विरोध जताना शुरू किया। सैयद शहाबुद्दीन इसके संयोजक बने। अगस्त 1989 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इस मामले से जुड़े सभी आवेदनों को एक जगह कर इस स्थल पर विवाद यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया तथा दोनों पक्षों को वहां जाने पर रोक लगा दिया। मात्र एक पुजारी पूजा के लिए जाते रहते थे। विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन को तेज करते हुए गांव-गांव में शिला पूजन आयोजित करना शुरू कर दिया और 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास का निर्णय ले लिया गया। चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी, सो विहिप नेताओं से बातचीत कर एक प्रतीकात्मक शिलान्यास के सहमति बनाई गई। स्वयं राजीव गांधी ने अपना चुनावी अभियान सरयू के तट से शुरू किया, पर सरकार पर पहले से बोफोर्स फेयरफैक्स जैसे घोटाले के आरोप लगते रहते थे और विपक्ष की एकता के बीच चुनाव में राजीव गांधी सरकार चुनाव हार गई। भाजपा और वामपंथी दलों के सहयोग से बीपी सिंह की नई सरकार बनी, जिसने
भाजपा के बढ़ते प्रभाव को ही रोकने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिश लागू कर एक जातिवादी कार्ड खेला। जवाब में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी मंदिर के समर्थन में 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा शुरू कर दी। यात्रा को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा था, पर कई जगह इस यात्रा के दौरान दंगे भी होने लगे। बीपी सिंह की सरकार ने आडवाणी से रथ यात्रा रोकने की अपील की तो भाजपा कार्य समिति ने यात्रा को रोकने पर सरकार से समर्थन वापसी का फैसला ले लिया। आखिर 23 अक्टूबर 1990 बिहार में तब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, जिसने समस्तीपुर में आडवाणी के रथ यात्रा को रोककर आडवाणी और भाजपा नेता प्रमोद महाजन को गिरफ्तार कर लिया और उधर दिल्ली में भाजपा ने केंद्र की सरकार से समर्थन वापसी ले ली और बीपी सिंह की सरकार गिर गई। रथ यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। उस दिन भारी संख्या में कार सेवक पूरे देश से वहां जुट गए। राज्य की मुलायम सरकार के कार सेवकों को रोकने के तमाम प्रयास के बावजूद जगह जगह लोगों को रोकने का, उनके वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया था, पर लोग वहां लाखों की संख्या में जुट गए, पर वहां भी भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच लोगों को रोक दिया गया और कई वाहनों में कार सेवकों को गिरफ्तार कर बैठा दिया गया। इसी बीच एक साधु ने गिरफ्तार कार सेवकों वाली एक पुलिस वाहन को लेकर बैरिकेड को तोड़ते हुए जन्मभूमि स्थान तक पहुंचने में सफल हो गए। उसके पीछे अन्य भी बहुत सारे लोग पहुंच गए और एक टोली ने ढांचे के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया। सरकार के गोली चलाने के आदेश के बाद चली गोली में कई लोग मारे गए, कुछ भगदड़ में भी मर गए। फिर 2 नवंबर एक बार फिर कार सेवक ढांचा तक पहुंच गए। इस बार फिर पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलियां चलाई। इस बार भी कई लोग इसमें मारे गए। बीप और भाजपा ने इसे नृशंसतापूर्ण कार्रवाई कहकर प्रचारित करना शुरू किया। बीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। कहते हैं उन्होंने मुद्दे को सहमति से सुलझाने का प्रयास भी किया और कहा जाता है कि वो एक सहमति के नजदीक तक पहुंच चुके थे, पर तभी कांग्रेस के दबाव के बीच उन्होंने दबाव में झुकने की जगह त्यागपत्र दे दिया। चुनाव की घोषणा हुई और इसी चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस के नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की भी हार हुई और पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा 221 सीटों के साथ चुनाव में विजेता रही। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक निर्णय लिया और विवादित क्षेत्र के पास वाली 2.77 एकड़ जमीन, जिस पर लोमस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, सावित्री भवन आदि कई मठ मंदिर बने थे, उस जमीन को उन मठों के महंतों की सहमति से राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया। न्यास ने यहाँ साफ सफाई भी शुरू करवा दिया, पर इसी बीच मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इस कार्रवाई पर रोक लगा दी। फिर जुलाई 1992 में कार सेवकों को अयोध्या बुलाया गया, पर कोर्ट ने इस बार भी रोक लगा दी। 30 अक्टूबर 1992 हिंदू मुस्लिम पक्षों को नरसिम्हा राव की सरकार ने वार्ता से इस मामले पर सहमति बनाने के लिए दिल्ली बुलाया, पर बैठक हुई भी पर सहमति नहीं बनी और उसी दिन हिंदू पक्ष द्वारा 6 दिसंबर को कार सेवक दिवस अयोध्या में मनाने का ऐलान कर दिया गया। मामला कोर्ट में गया। उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने हलफनामा देकर विवादित ढांचा की सुरक्षा का आश्वासन दिया। 1 दिसंबर से ही लोगों का अयोध्या जुटना शुरू हो गया। 6 दिसंबर को बीप नेता अशोक सिंघल सहित भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित कई नेता भी पहुंच गए और नेताओं के भाषणों के बीच दिन के 11:30 बजे बैरिकेड हटाकर लाखों की भीड़ उग्र हो गई और कुछ लोग ढांचा पर चढ़ गए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी भी स्थिति में पुलिस बल को गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था,
पुलिस रोकती रही। इसके बावजूद 1:55 बजे पहला, 3:30 बजे दूसरा और करीब 5 बजे तीसरा गुंबद तोड़ दिया गया तथा तत्काल एक अस्थायी टेंट लगाकर उसमें ढांचे के भीतर पहले से जो मूर्तियां रखी थी उसको उसमें स्थापित कर दिया गया और पूजा शुरू हो गया। कल्याण सिंह सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और शाम 6:30 बजे उत्तर प्रदेश में केंद्र की सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इस ढांचे को तोड़ने की प्रक्रिया में देश में तो दंगे कई जगह हुए ही, कश्मीर, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई मंदिरों को तोड़ा गया। 16 दिसंबर को मामले की जांच को केंद्र की सरकार ने जस्टिस लिब्राहन आयोग बनाया, जो इस साजिश की जांच को बनाया गया था और वह लगभग 1.5 दशक से अधिक समय तक जांच करता रहा। न्यायालय ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 1 दिन की सजा और 2,000 रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया। 2001 पीही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को मंदिर निर्माण पर को कहता है और दबाव बनाने को 2002 में कारसेवकों को अयोध्या आने का आह्वान कर। इसी बीच कारसेवकों से भरी एक बॉगी जो वापस जा रही थी के गुजरात के गोधरा में, उसमें आग लगा दी जा गई। इसमें लगभग 58 कारसेवक जिंदा जल गए। फिर अप्रैल 2003 में मालिकाना हक के लिए इलाहाबाद के 3 जजों की बेंच में सुनवाई शुरू होती है। एक पुरातत्व टीम का गठन किया गया और 6 महीने में अगस्त 2003 में जिसने अपनी रिपोर्ट में, यानी इस पुरातत्व की टीम ने 6 महीने की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहाँ प्राचीन काल में यानी 10वीं सदी के आसपास एक हिंदू मंदिर था। टीम में कई वैज्ञानिक तथ्य भी दिए। अब शास्त्रीय घटनाओं के अतिरिक्त हिंदू पक्ष को वैज्ञानिक आधार भी मिला। 2005 में अस्थायी बने मंदिर पर लश्कर-ए तोयबा नामक कश्मीरी आतंकवादी संगठन ने हमला किया। आतंकवादी तो मारे गए, पर 2006 में इस हमला के मद्देनजर सरकार ने एक बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगाने का वहां निर्णय लिया ताकि इसकी सुरक्षा हो सके, पर मुस्लिम संगठनों ने इसका भी विरोध किया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 जजों की बेंच ने विवादित भूमि राम जन्मभूमि न्यास, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर देने का निर्णय सुनाया। तीनों पक्ष इस फैसले से असहमत थे। कहें तो यह एक तरह से अव्यावहारिक भी था और अस्थायी निदान का इससे रास्ता भी नहीं निकलता। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले से सभी असहमत पक्ष ने अपील दायर करना शुरू किया और कुल 14 अपील दाखिल हुई। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। अगस्त 2007 में इस मामले को लेकर सुनवाई तेज हुई। एक विशेष पैनल बनाया गया और 9 नवंबर 19 को 5 जजों की बेंच ने अपना निर्णय पुरातत्व टीम की रिपोर्ट, शास्त्रीय आधार, अपने आर्टिकल 142 यानी विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए रामलला विराजमान की पक्ष में अपना निर्णय दिया और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ भूमि अन्यत्र देने का निर्णय सुना दिया। कोर्ट के इस काम के लिए एक ट्रस्ट बनाने के आदेश के मद्देनजर 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिली। 5 अगस्त 2020 नरेंद्र मोदी ने मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास। अब 22 जनवरी मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यानी कहें तो 500 वर्ष के इतिहास का एक काल चक्र पूरा होता है। शायद अब इस मामले का यहाँ पटाक्षेप हो जाए। कुछ छिटपुट नेताओं, राजनेताओं को छोड़ दें तो सभी पक्षों ने मामले का स्वागत किया है। यहाँ तक कि मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा दायर करने वाले अंसारी के परिवार ने भी स्वागत किया है और कई मुस्लिम संगठन इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह कहें तो 500 वर्षों तक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक जन्मभूमि का यह स्थान अब जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक भव्य राम मंदिर की पूर्णाहुति होगी और काल का वह चक्र पूरा होगा, तो इस तरह पिछले
500 वर्षों के इस राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास समाप्त होता है। नमस्कार। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट कर बताने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले अंक।